पिछले 3-4 दिनों से आप सभी चीते की तस्वीर टीवी चैनलों पे और फ़ोन पर देख रहे हैं। इसका क्या कारण है और ऐसे कारण और हालात क्यों बने, इस पर आज का वीडियो है। एक वक्त था जब चीते भारत, पाकिस्तान और रूस के साथ साथ मध्य पूर्व के देशों में भी पाए जाते थे, मगर अब एशिया में सिर्फ ईरान में गिनती के चीते रह गए हैं। चीते की एशियाई नस्ल के सिर और पैर छोटे होते हैं और उनकी चमड़ी और रोएं मोटे होते हैं। अफ्रीकी चीतों के मुकाबले उनकी गर्दन भी मोटी होती है। एशियाई चीते बहुत बड़े दायरे में बसर करते हैं। रिसर्चर के लिए ये बात सबसे चौंकाने वाली रही, क्योंकि आमतौर पर चीते एक छोटे से इलाके तक ही सीमित रहते हैं। चीतों के बच्चे बड़ी मुश्किल से बचते हैं। ये इस जानवर के विलुप्त होने की बड़ी वजह है। अफ्रीका में 90 के दशक में हुए एक तजुर्बे में पता चला कि चीतों के 95% बच्चे वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं। यानी चीते के 100 बच्चों में से 5 ही बड़े होकर जिंदा रह पाते हैं। हालांकि 2013 में अफ्रीका के एक पार्क में पाए जाने वाले चीतों पर रिसर्च से पता चला था कि इनके बच्चों के बचने की उम्मीद सिर्फ 36% तक ही होती है। चीतों के बच्चों के मरने के पीछे शिकारी जानवर होते हैं। इनमें शेर, लकड़बग्घे, बबून और शिकारी परिंदे शामिल हैं। साथ ही चीतों के रिहाइश वाले इलाकों में इंसानी दखल से भी इनकी तादाद घटती है। अरब देशों में चीतों के बच्चों को पालने के लिए खरीदा जाता है। इनकी कीमत $10,000 तक पहुंच जाती है। ये भी चीतों की तस्करी और खात्मे की वजह है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार पक्षियों की 15 प्रजातियों, स्तनधारियों की 12 प्रजातियां और 18 अन्य प्रजातियां गंभीर रूप से लुप्त प्राय सूची में शामिल हैं। भारत में बंगाल टाइगर, भारतीय शेर, भारतीय गैंडा और गौर, अफ्रीकी लंगूर, तिब्बती हिरन, गंगा नदी की डॉल्फिन, नीलगिरी, हिम तेंदुआ, ढोल, काली बतख, ग्रेट इंडियन बस्टर, जंगली उल्लू, सफ़ेद पंख वाली बतख भारत की 15 सबसे लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। अंधाधुंध विकास के नाम पर प्राकृतिक वन्य जीव क्षेत्र का लगातार कम होना इसकी सबसे मुख्य वजह है। भोजन और आवास की कमी, पेड़ों का कटना, खनन और कृषि जैसी मानवीय गतिविधियां भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। अवैध शिकार से जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अपशिष्ट प्रदूषण, खासकर प्लास्टिक का बढ़ता हुआ खतरा, प्रजनन या आबादी के बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां न होना भी इसके लिए जिम्मेदार है। बाघ को बचाने के लिए 1970 में उसके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 1972 में प्रभावी हुआ था। सेव द टाइगर अभियान के बाद बाघों की आबादी में 1/3 से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2010 में देश में 1700 बाघ थे। 2015 में 2026 हो गए। 1992 में देश के प्राणी उद्यान के प्रबंधन के पर्यवेक्षण के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CGA शुरू किया गया। इस वीडियो में चीते की आवाज़ सुनकर आप उसकी हंसी उड़ा सकते हैं, लेकिन चीते की आवाज़ ऐसी भी होती है। शेर दहाड़ता है, बाघ गुर्राता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है,
भेड़ बकरी मिमियाते हैं, लेकिन चीते की आवाज़ कैसी होती है, इसे लेकर एक कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है। अगर आप इंटरनेट पर मौजूद वीडियो ऑडियो देखेंगे या सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीते की आवाज़ कैसी होती है। चीता अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालता है। वह बादल की तरह गरजता है, बिल्लियों की तरह घुरघुर या म्याऊं म्याऊं भी करता है, सांप की तरह हिस और कराहने की आवाज़ जैसी आवाज़ें भी निकालता है। खतरा बढ़ने पर जोर से भौंकता है। खतरा बढ़ता है तो वो जोर से विस्फोटक रूप से भौंकने लगता है, जो आपको 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बादल जैसे गरजने की आवाज़ चीता जब अपने किसी साथी या दूसरे दुश्मन जीव के साथ युद्ध यानी कि शारीरिक संघर्ष करता है, तब वह तेजी से बादल जैसे ग्राउल करता है। कई बार इसे एग्नोस्टिक साउंड भी कहते हैं। चीता जब दर्द में होता है या उसे कोई आफत महसूस होती है तो वह झुक कर सांप की तरह फुफकारता या कराहना की आवाज़ निकालता है। चीता एक ऐसा जंगली जानवर है जो कि बिल्ली की प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है। चीता धरती का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। इसके 1 सिर, 2 आँख, 2 कान, 1 मुंह, नुकीली दांत, 4 मजबूत पैर और 1 लंबी पूंछ होती है। चीता के पूरे शरीर में काले रंग के मोटे मोटे गोल धब्बे होते हैं। चीते की आँख के कोने वाले भाग से नाक के नीचे मुंह पर काले रंग के आंसू जैसे चिन्ह होते हैं। इसका शरीर पतला, सुडौल, फुर्तीला होता है। चीता पूरे एशिया में पाया जाता है। यह 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। चीता अपने पंजे नहीं मोड़ सकता और इसी वजह से वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाता। इसमें शेर या बाघ की तरह दहाड़ने की क्षमता नहीं होती। चीते को रात में कम दिखाई देता है। हिरन, बारहसिंगा, सूअर, खरगोश इसका पसंदीदा भोजन है। चीता को चिड़ियाघर में भी देखा जा सकता है। नर चीते मादा चीते से आकार में थोड़े बड़े होते हैं और इनका सिर भी थोड़ा सा बड़ा होता है। मादा चीता गर्भधारण करने के बाद 1 से लेकर 9 बच्चों को जन्म देती है। एक वयस्क चीता वजन 36 से 65 केजी तक होता है। इसके पूरे शरीर की लंबाई 45 से 53 इंचेस तक हो सकती है, जबकि पूंछ की लंबाई होती है 2.76 फीट। चीता की कंधे तक की ऊंचाई 26 से 36 इंच होती है। चीते की औसतन आयु 20 वर्ष होती है। डॉक्टर नीरज राय ने शोध किया, भारतीय चीतों और अफ्रीकन चीतों की जेनेटिक संरचना में काफ़ी समानताएं मिली। 2 साल पहले प्रकाशित इस शोध को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भी सराहा। शोध के दौरान जेनेटिक स्टडी से पता चला कि भारतीय चीता दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के चीतों से ज़्यादा मिलता है। दोनों की जेनेटिक संरचना में काफ़ी समानताएं हैं, जबकि भारत और अफ्रीका देश 72,000 साल पहले अलग हो चुके हैं। दोनों जगह की भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी होने के कारण ये समानताएं हैं, जबकि ईरान नज़दीक होने के बावजूद चीतों में समानताएं कम दिखी। डॉक्टर नीरज राय का यह शोध साल 2020 में अमेरिकन जर्नल नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर नीरज का दावा है कि यह रिसर्च साउथ एशिया में भारतीय चीतों का पहला जेनेटिक डेटा है। डॉक्टर नीरज राय ने बताया कि देश में साल 1947 तक चीतों की पुष्टि हुई है। साल 1948 के बाद चीते पूरी तरह से विलुप्त हो गए। 1947 में आखिर तक 3 चीते थे जिनका शिकार कर उन्हें मार दिया गया।
चीतों और बाघों का सबसे ज़्यादा शिकार ब्रिटिश काल में हुआ। उस दौरान करीब 80,000 बाघ और चीते मारे गए। देश में चीते लाने की कवायद पहले भी हुई है। डॉक्टर नीरज ने बताया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के जंगलों को चीते के लिए मुफीद माना। साल 1998 में 3 चीते लाए गए, लेकिन वे जीवित नहीं बचे। साल 2016 में भी यहाँ एक चीता लाया गया, लेकिन वह भी नहीं बचा। इस शोध के बाद उम्मीद है कि नाम्बिया से लाए जा रहे चीते यहाँ के माहौल में ढल सकेंगे। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर विलुप्त हो चुके चीतों को अफ्रीकी देश नामीबिया से भारत लाया जा चुका है। इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया। यह कार्य चीतों के विलुप्त घोषित किए जाने के 7 दशक के बाद हो रहा है। नामीबिया से 8 चीतों को लेकर एक विशेष मालवाहक विमान देश की पुनर्वास परियोजना के तहत शनिवार सुबह यहां हवाई अड्डे पर उतरा। मालवाहक बोइंग विमान ने शुक्रवार रात नामीबिया से उड़ान भरी थी और लगभग 10 घंटे की निरंतर यात्रा के दौरान चीतों को विशेष लकड़ी के पिंजरों में लाया गया। अंतिम 3 चीतों की समाप्ति का श्रेय महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव को जाता है, जिन्होंने 1947 को इन तीनों चीतों को मार डाला था, जिसके बाद इस जानवर को भारत में विलुप्त घोषित किया गया। कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों की देखभाल करने के लिए चीता मित्र अपॉइंट किए गए हैं, जो कि दरअसल 400 युवा हैं, जिन्हें इलाके के गांवों मीन चीतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से भी रखा गया है। ये लोग गांव वासियों को ये भी बताएंगे कि चीतों और तेंदुओं में क्या फ़र्क होता है। अधिकारियों के मुताबिक नामीबिया में तो चीते और तेंदुए जंगल के साथ ही रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मध्य प्रदेश आ रहे चीतों को कूनो पार्क में तेंदुओं से दूर रखा जा रहा है। हालांकि आगे चलकर उन्हें जंगल में मौजूद 150 से भी ज़्यादा तेंदुओं से जूझना पड़ेगा। यह उम्मीद की जा रही है कि प्रोजेक्ट टाइगर की तरह ही चीता इन खुले जंगलों, खास करके मैदानों और चारागाहों के शून्य को भर देगा। चीते की वापसी धरती के टिकाऊ पर्यावरण के निर्माण की दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम, क्योंकि एक शीर्ष परभक्षी की वापसी ऐतिहासिक विकासवादी संतुलन को बहाल करती है, शिकार के आधार के संरक्षण पर व्यापक प्रभाव डालती है। चीते की वापसी लुप्त प्राय प्रजातियों और खुले वन्य उनके शिकार आधार की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, जो कुछ हिस्सों में विलुप्त होने की कगार पर है। चीते की संख्या बढ़ने के साथ साथ चीते को देखने के लिए आने वाले टूरिस्ट से स्थानीय निवासियों के आजीविका के ऑप्शन को बढ़ावा मिलेगा। विशाल मांसाहारी पशुओं की संख्या में हो रही गिरावट के क्रम को रोकने और उलटने के लिए दुनिया भर में उनके संरक्षण स्थानांतरण का प्रयोग चल रहा है। चूंकि भारत ने भी चीते की वापसी का विकल्प चुना है, ताकि वह शीर्ष परभक्षी के रूप में चीते की वापसी के साथ उसके पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट का रुख पलट सके। यूं तो चीते की पुनः वापसी कूनों में हो रही है, लेकिन उसकी तादाद में संभावित वृद्धि होने पर उन्हें गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी प्रवेश कराया जा सकता है। इससे वन्य जीवन के अन्य रूपों और संबद्ध पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के साथ साथ भारत की खोई हुई विरासत को पूरी तरह बहाल करने में मदद मिलेगी। अक्सर लोग तेंदुए और चीते को एक ही समझ लेते हैं। तेंदुआ भी बिल्ली की प्रजाति का है और बहुत ही घातक जानवर है, लेकिन तेंदुए की पूंछ थोड़ी लंबी होती है।
तेंदुआ मांसाहारी है। यह शेर और बाघ से थोड़ा छोटा होता है। तेंदुआ मूलतः अफ्रीका, एशिया, भारत और चीन में मिलता है। इसकी मुख्य पहचान इसकी चमड़ी होती है। इसकी चमड़ी पीले रंग की होती है और इसके शरीर पर गहरा धब्बा होता है। तेंदुआ के शरीर पर गहरा धब्बा गुलाब की पंखुड़ियों की तरह होता है। तेंदुआ लाल और भूरे रंग का होता है। इसकी सुनने और देखने की शक्ति बहुत तेज होती है। तेंदुआ औसतन 12 से 17-18 वर्ष तक का होता है। तेंदुआ अधिकतर दक्षिण एशिया में पाया जाता है, यानी भारत में भी इसकी तादाद ठीक ठाक है। नर तेंदुआ का वजन 70 किलोग्राम और मादा तेंदुआ का वजन 50 किलोग्राम होता है। तेंदुआ पेड़ पर बहुत आसानी से चढ़ जाता है और आपने कई वीडियोस देखे होंगे जहां तेंदुआ छोटे जानवर को लेकर पेड़ों पर चढ़ रहा है। तेंदुआ तैराक भी होता है। यह चुपके से पेड़ के पीछे छुप कर वार करता है। तेंदुआ बिल्ली की तरह म्याऊं की आवाज़ निकालता है। मादा तेंदुआ एक समय में 2 से 3 शावकों को जन्म देती है। ये एक शक्तिशाली और चतुर प्राणी है। इसकी एकाग्रता तो लाजवाब होती है। इनके पास शिकार करने और हमला करने की अव्वल टेक्निक होती है। तेंदुआ 56 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। अफ्रीका में काले रंग के तेंदुए भी मिलते हैं जिन्हें ब्लैक पैंथर कहा जाता है। तेंदुए का भी मुख्य भोजन खरगोश, बकरी और मछली होता है। तेंदुआ ज़्यादातर रात के समय में अपना शिकार करता है। यह 5 फीट तक लंबा होता है। तेंदुआ का जबड़ा बहुत ही मजबूत होता है। तेंदुआ अपने पैरों के पंजों की सहायता से किसी भी जानवर को चीरकर फाड़ देता है। मादा तेंदुआ नर से आकार और वजन में कम होती है। इनके बच्चे का रंग भी भूरा होता है। जन्म के समय इनके बच्चे अंधे होते हैं। करीब 10 दिन बाद तेंदुआ का बच्चा देख पाता है। मादा तेंदुआ अपने बच्चों को अनेक प्रकार के प्रशिक्षण देती है। तेंदुआ की संख्या में भी तेजी से गिरावट आ रही है। इसका भी मुख्य कारण घटते जंगल और इनका बेवजह शिकार हो जाना है। निष्कर्ष ये है कि आने वाले समय में अफ्रीका से आए इन मेहमान चीतों को देश के तेंदुओं का भी पुरजोर सामना करना पड़ेगा और जो अधिक शक्तिशाली होगा वही आगे तक जीवित रह सकता है।